नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल, बेहद सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। और हाँ दोस्त, क्या हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है? आपकी तरफ से बस एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट चाहिए। और अगर सच में आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, जिसका नाम है ठंड में ओलों का कहर। कड़कड़ाती ठंड की एक लंबी रात, पहले हल्की सरसराती हवा, फिर अचानक तेज झोंके और पल भर में टिन की छत पर बजते ओलों की थप थप थप। गांव का हर आदमी चौंक कर जाग उठता है। खिड़कियों से झांकते लोग देखते हैं गेहूं, चना, सरसों सब ओलों की मार में पिटते जा रहे हैं। पर उसी अफरा तफरी में एक बुजुर्ग किसान धोती समेटे, कांपते हाथों में लालटेन लिए अपनी बची खुची फसल को बचाने निकल पड़ता है। कटकट करती हवा, हड्डियों तक चुभती ठंड और उम्र का बोझ भी उसके कदमों को रोक नहीं पाता। वो पुराने टट्टर, कटी हुई पराली और फटी हुई बोरियां लेकर धीरे धीरे, जैसे आखिरी उम्मीद को थामे हुए, अपने खेत को ढकने में जुट जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की परछाई है जब मेहनत सबसे बड़ा हथियार था और सादगी इंसान की सबसे बड़ी दौलत। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर नींद की हल्की चादर उतरने लगेगी और दिल में एक अनकही गहरी राहत खिल उठेगी। अगर ऐसी मीठी नींद भर देने वाली गांव की कहानियां आपको भी सुकून देती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर रात की नई कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुंचे। और हाँ, बताइए ज़रा आप किस शहर और किस गाँव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं। आपके हर कमेंट, हर लाइक से ये एहसास होता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं, धीरे धीरे नींद में उतरते हुए, और इस ठंड भरी रात में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, लालटेन की लौ थोड़ी धीमी कर लीजिए, कंबल थोड़ा और खींच लीजिए, क्योंकि बाहर ओलों की मार बढ़ती जा रही है और अंदर कहानी की गर्माहट गहरी। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस छोटे से मिट्टी के घर की ओर, जहां कोई दरवाज़ा नहीं था और नींद हमेशा खुली मिलती थी। सूरज की आखिरी किरणें जब गांव की टूटी फूटी दीवारों पर तिरछी पड़ने लगीं, तब सर्दियों की हवा अपनी पूरी नुकीली धार लेकर बह रही थी। खपेल की छतों से उठती धुआं रेखाएं आसमान में घुलती जा रही थीं और हर घर के आंगन से जलती लकड़ियों की हल्की चरमराहट सुनाई दे रही थी। पीपल के घने पेड़ के नीचे पुरानी बैलगाड़ी अकेलेपन में खड़ी थी। उसके पहियों पर सफेद कुहासा चढ़ा हुआ था। गांव की पगडंडी पर मिट्टी के ऊपर ठिठुरन जैसे जमकर बैठ गई थी। लोग शाम की रोटियां सेकने में व्यस्त थे, मगर हवा ऐसे काट रही थी जैसे कोई महीन आरी चल रही हो। इस सब के बीच एक आकृति धीरे धीरे खेत से लौटती दिखी। झुका हुआ शरीर, बाह में लटकता पुराना गमछा और कंधों पर दिन भर की थकान का बोझ। वो थे शिवदीन काका। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में आज भी उस बूढ़े खेतीहर की चमक थी जो जीवन भर अपनी फसल को बच्चों की तरह संभालता रहा था। गेहूं की बालियां इस साल अच्छी आई थीं, चने के पौधे भी कमर तक उठ गए थे, मगर शाम की हवा में कुछ अनजाना बेचैनी तैर रही थी। काका ने कई बार आसमान की ओर देखा। बादल दूर कहीं सिमटते लग रहे थे, पर मन उन्हें किसी अनहोनी की घंटी जैसा सुनाई दे रहा था। जब काका अपने घर के सामने पहुंचे तो मिट्टी का छोटा आंगन ठंड से जम चुका था। अंदर से रामवती की हल्की खांसी और चूल्हे पर उबलते पानी की टप टप आवाज आ रही थी। उनके कदमों की खड़खड़ाहट सुनकर रामवती ने दरवाजा खोला। अरे काके, आज कितनी देर लगा दी? उसने शॉल कसते हुए पूछा। शिवदीन ने अपने जमे हुए हाथ सेकने के लिए अंगीठी की ओर बढ़ाया। पौधे देखाऊं, हवा कुछ ठीक नहीं लागे? रामवती ने तवे पर रोटी पलटते हुए कहा। ठंड में कौन सी हवा ठीक लागे? तुम भी ना अपनी जान खपाए बिना सुधरोगे नहीं। अंदर की रसोई चूल्हे की आग से थोड़ी गर्म थी और उसमें घुला था गेहूं की रोटी की खुशबू, दाल का उछाल और लकड़ी जलने की वो महक जो गांव के हर सर्द दिन को अपनी एक पहचान देती है। घर के भीतर कोने में बैठी गुड़िया दिए की पीली लौ में अपनी ऊनी चादर बुन रही थी। वो पिता को देखकर मुस्कुराई। बाबा, आज फिर खेत की बालियां गिनते रहे क्या? शिवदीन हंसे नहीं, पर उनके चेहरे की कोमलता ने जवाब दे दिया। हाँ, वे हर बाल को अपनी आंखों से मापते रहते हैं। उसी समय दरवाजा जोर से खुला। ठंड का झोंका अंदर घुस आया और उसके साथ आया निरंजन। कंधे पर मोटा कंबल, हाथ में गांव से सुनी ताजी खबरें। बाबा, वह तेज आवाज में बोला। कैलाश साहू कह रहे थे पहाड़ी पार बड़ू पड़ रहे हैं,
हवा कुछ उल्टी चल रही है। घर के भीतर एक पल को सन्नाटा जम गया। ओले, ये शब्द ही किसानों की नसों में डर की बर्फ भर देता है। रामवती ने चूल्हे के पास खड़ी खड़ी पूछा, तो ठीक ठीक सुना है ना निरंजन? हाँ अम्मा, उसने कंबल झाड़ते हुए कहा। कैलाश कह रहा था कि ऊपर वाले गांव में तो टीन की छतें भी कड़कड़ाने लगी हैं। शिवदीन ने अपनी गर्दन धीरे से उठाई। उनकी निगाहें उस छोटे किवाड़ से निकलती ठंडी हवा पर टिक गईं। ओल पड़े तो फसल का भगवान मालिक। उनकी आवाज थकी हुई थी, पर भीतर कहीं एक डराने वाली चिंता उभर रही थी। गांव में ओलों का मतलब था महीनों की मेहनत एक रात में मिट्टी हो जाना। आंगन के बाहर दूर कहीं से ढोल जैसे गूंजते बादलों की गर्जना सुनाई दी। उसके बाद हवा की दिशा बदली, तेज, कठोर और असामान्य। गुड़िया ने दिया हाथों से ढक लिया। बाबा, ये आवाज कैसी है? शिवदीन उठकर दरवाजे की चौखट कर खड़े हो गए। उन्होंने ठंडी सांस को भीतर खींचा, जैसे हवा की नमी को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। बिटिया, ठंड की रात है, पर हवा की चाल कुछ और कहे है। अचानक कहीं दूर से एक कुत्ते के भौंकने की लंबी आवाज उठी, फिर एक और। गांव में जानवर मौसमी बदलावों को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। निरंजन ने कंबल कसते हुए कहा, बाबा, अगर सच में ओले पड़े ना तो चने का आधा खेत। चुप, शिवदीन ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। जो चोते बोचें, अब ऊपर जो लिखा है वही होएगो। पर उनकी आंखों में चमक के साथ एक धड़कती बेचैनी भी थी। उन्हें पता था यदि ये रात बिगड़ गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हवा और तेज थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने गांव के हर कोने को खींचकर हिलाना शुरू कर दिया हो। कपैल की छतें चरमरा उठीं, पीपल के पत्ते थरथराए और हर आंगन के दिए की लौ अनिश्चित होकर कांपने लगी। शिवदीन धीरे से बोले, आज की रात आसान नहीं होएगी। और उसी क्षण कहानी के भीतर एक अनदेखी काली परत उतरने लगी। वो रात आने वाली थी जब ओले सिर्फ खेत नहीं, लोगों की उम्मीदों पर भी बरसने वाले थे। शाम ढलकर पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। गांव पर एक अनकही घबराहट की परत बिछ चुकी थी, जैसे मिट्टी भी ठंड से कांप रही हो। कच्चे रास्तों पर छन छन करती हवा की आवाज किसी अधूरी पुकार की तरह गूंज रही थी। शिवदीन काका के घर के सामने रखा पीतल का छोटा सा दिया झपक झपक कर बुझने को हो रहा था, और हर बार गुड़िया अपनी हथेलियों से उसे फिर संभाल लेती। अंदर चूल्हे की आंच अब धीमी पड़ने लगी थी। रामवती ने लकड़ी की टोकरी से 2 सूखी टहनियां निकाली और अंगारों में चुभो दी। चूल्हे से उठती हल्की सौंधी महक कमरे में फैली ही थी कि अचानक बाहर का दरवाजा हल्के से हिलने लगा। हवा अपनी ताकत दिखा रही थी। गुड़िया ने अपने हाथों की ऊन नीचे रखकर पूछा, अम्मा, ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या बादल काका बिना बताए गांव छोड़कर चले गए? रामवती ने बर्तन में उबलती दाल को देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान में चिंता की रेखा साफ थी। मौसम की माया है बिटिया, कभी कभी बिना इशारे के रूप बदल देता है। निरंजन चौखट के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों की भारी भीड़ में कहीं खो गया था। हवा के हर झोंके के साथ दूर मंदिर का झंडा फड़फड़ाकर चेतावनी देता सा सुनाई देता। अम्मा, कैलाश साहू ने बताया, पहाड़ी की तराई में कई जगह लोग अपने बछड़े बैलों को घर के भीतर बांध रहे हैं। लगता है रात बिगड़ने वाली है। रामवती ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जो होना है उससे बच कोई नहीं सकता, पर भगवान करे फसल सलामत रहे। शिवदीन काका खटर कटर करती खाट पर बैठे थे। उम्र ने शरीर को भले धीमा कर दिया हो, लेकिन उनके मन में चलती हलचल किसी जवान किसान से कम न थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को अंगीठी की हल्की गर्मी के पास फैलाया। निरंजन, तो दुकान की तरफ दोबारा देख आयो, कैलाश कुछ नया बता रहा हो तो सुन ले। निरंजन बोला, बाबा, इस ठंड में कौन जाए अब, और हवा का हाल देखो, बाहर खड़ा होना मुश्किल है। शिवदीन ने उनकी ओर बिना गुस्से के मगर दृढ़ निगाह से देखा। वो वह नजरिया था जो वर्षों से खेत को अपना मंदिर मानने वाले किसान का होता है। मौसम को समझना पड़े, खबर होएगी तो रात कैसे बितानी है ये भी तहर सकेगा। निरंजन मन ही मन झुंझलाया, मगर उसने कंबल उठाया, मफलर बांधा और बाहर चला गया।
दरवाज़ा बंद होते ही घर में फिर वही बेचैन सन्नाटा उतर आया। रामवती ने धीरे से कहा, काके कहीं सच में ओले पड़ गए तो? उनका स्वर दबा हुआ था, जैसे आवाज को हवा सुन ले और बात सच ना कर दे। शिवदीन ने चूल्हे की मंद रोशनी में अपनी उंगलियों की लकीरों को देखा। ओले पड़े तो नुकसान तो होए कोई रामवती, पर खेत कोई पराए नहीं। जितना अपने तन वचन से बचा सकाऊंगा बचाऊंगा। उनके शब्द धीमे थे, मगर उनमें छिपी जिद इतनी मजबूत थी कि दीवारों ने भी जैसे उसे महसूस किया। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। गुड़िया दौड़कर पहुंची और दरवाज़ा खोला। बाहर कैलाश साहू खड़े थे, कंधी पर भारी शॉल, आंखों में घबराहट की चमक, बालों में बर्फ जैसे उड़ते ओलों की धोखा देने वाली चमक। काका, कैलाश ने सांस संभालते हुए कहा, उधर पहाड़ी पर बड़ी मुसीबत आ गई है। लोगों ने बताया आधा खेत खलिहान सफेद हो गया है। टीन की छतें भी फट गई कुछ घरों की। गुड़िया ने डर से रामवती की साड़ी पकड़ ली। अम्मा, क्या हमारे खेत तक भी आएंगे बोले? शिवदीन धीरे से उठे, चादर कसकर कंधे पर डाली और कैलाश की ओर बढ़े। हवा कहाँ से घूमी? उत्तर पूर्व की तरफ से, और तेजी से गांव की ओर बढ़ती दिख रही है। शिवदीन ने एक पल को आंखें बंद की। सुनाई दे रही थी सिर्फ तेज होती हवा, जैसे कोई ताकत हर घर की सांसों का परीक्षण कर रही हो। चल कैलाश, चौपाल तक चलते हैं, प्रधान से बात कर लें। रात का इंतजाम सबको जानना चाहिए। रामवती ने फौरन हाथ पकड़ लिया। अब इस ठंड में मत जाओ काके। शिवदीन ने बाहर धीमी मौत मुस्कान के जैसी साथ हवा उसकी चल रही है। हथेली को ढक लिया। रात अभी लंबी है रामवती। किसानों की नींद तो वैसे भी मौसम के इशारों पर टिकी होती है। काका बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा उनके चेहरे पर चाबुक की तरह लगी, पर वे रुके नहीं। कैलाश उनके साथ पगडंडी की ओर बढ़ गया। घर का दरवाजा बंद होते ही गुड़िया की आंखें भर आईं। अम्मा, बाबा ऐसे क्यों जाते हैं? क्या घर में बैठकर इंतजार नहीं कर सकते? रामवती ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिटिया, किसान खेत का बाप होता है, उसे अपनी संतान छोड़कर बैठना नहीं आता। उधर बाहर शिवदीन और कैलाश चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि दोनों को झुककर चलना पड़ रहा था। पीपल के पत्ते ऐसे थरथरा रहे थे जैसे ठंड ने उन्हें भी कांच बना दिया हो। दूर दूर मंदिर से आती घंटी की हल्की टनटन इस अंधेरी आहट को और रहस्यमय बना रही थी। अचानक हवा की दिशा बदलते ही एक लंबी गूंजती हुई हूक उठी, जैसे आकाश ने स्वयं चेतावनी दी हो। शिवदीन ठिठक गए। ये आवाज सामान्य नहीं है। उनके भीतर कुछ टूटता और कुछ जागता सा महसूस हुआ। शायद ये रात सिर्फ ठंड की नहीं थी, यह आने वाली तबाही का पहला संकेत थी। और इसी अनिश्चितता के बीच शिवदीन काका का मन पहले से भी ज्यादा बेचैन हो उठा। क्या उनकी मेहनत का महीनों का सपना रात के एक झोंके में छिन जाएगा? गांव के बीचों बीच जाती वो संकरी पगडंडी अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। दोनों ओर मिट्टी की टूटी दीवारें थीं, जिन पर ठंड का कुहासा ऐसे बैठ गया था जैसे किसी ने सफेद राख बिखेर दी हो। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की कर्कश चीख सुनाई देती थी, जो मानो पूरे गांव को झकझोर देना चाहती हो। शिवदीन काका और कैलाश साहू धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के कदमों के नीचे सूखे पत्तों का चटकना हवा के सीने पर तीर की तरह महसूस हो रहा था। चौपाल के पास लगे पुराने नीम के पेड़ की डालें तीखी हवा में हिल रही थी। छाया लंबी होती जाती और जमीन पर किसी अनजानी आकृति की तरह कांपती हुई दिख रही थी। चौपाल पर पहले से कुछ लोग जमा थे, कंबलों में लिपटे, हाथों को रगड़ते और आसमान की तरफ टकटकी लगाए। पास में मटके पर लालटेनें टंगी थीं, जिसकी लौ हर झोंके में कांपती और कभी कभी बुझने को हो जाती। भोराराम प्रधान सबसे आगे खड़े थे, आंखों में चिंता की लकीरें, आवाज में तनाव। अरे शिवदीन, तू भी आ गया? काका ने सर हिलाकर जवाब दिया। समय खराब दिखाया है प्रधान जी, हवा कुछ और इशारा दे रही है। भोराराम ने गहरी सांस ली। ऊपर वाले टोले से खबर आई है कि वहां खेतों पर ओले जम गए हैं, कच्ची मंडियां सब पिचक गई हैं, कुछ लोग बैलों को भी घर में खींचकर बांध रहे हैं। कैलाश ने बात आगे बढ़ाई, और हवा का रुख सीधा हमारी तरफ है। अगर बत्तीसी ही टूट पड़ी तो चने का पौधा बचना मुश्किल है। काका की आंखों में चमकती उम्मीद अचानक धुंधली पड़ गई, लेकिन चेहरा मजबूत रखा। हवा कितनी भी तेज हो, जमीन से जुड़ा किसान आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। चौपाल में बैठे युवा किसान रघुनंदन, सतीश, हल्कू सब शिवदीन की ओर देखने लगे।
बुजुर्ग किसान की बात में एक अजीब विश्वास था, जैसे किसी पुरानी नदी का गहरा बहाव। उसी समय अचानक आसमान में एक लंबी रेखा चमकी, कड़कती बिजली। उसके तुरंत बाद गर्जना ऐसी उठी कि नीम के पत्ते भी झड़ने लगे। चौपाल के पास बैठे कुछ बच्चे डर कर अपनी माओ की साड़ी पकड़कर चिपक गए। भूरा राम ने लालटेन संभालते हुए कहा, सब लोग घर लौट जाओ, जब तक ओले न थम जाएं, घर के भीतर ही रहना ठीक रहेगा। पर शिवदीन चुप खड़े रहे। उनकी आंखें चौपाल के पीछे की अंधेरी खेत पगडंडी पर टिकी थीं। वे जान रहे थे कि ये आने वाली आंधी सिर्फ मौसम का खेल नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। निरंजन अभी तक लौटा नहीं था। रामवती बार बार दरवाजा खोलकर पगडंडी की तरफ देखती, फिर झट से बंद कर देती, क्योंकि हवा का हर झोंका मानो पूरे घर की हड्डियों में घुस रहा था। गुड़िया ने दिया अपने कोने से उठाकर दरवाजे के पास रख दिया ताकि भाई वापस आई तो रोशनी दिखे। अम्मा, निरंजन बाहर इतनी देर क्यों लगा रहा है? हवा तो बहुत तेज हो गई है। रामवती ने उस बच्ची को सीने से लगाया। लौट आएगो, बेचैन ना हो, शायद प्रधान से कुछ सुन ले या किसी को रास्ते में देख लिया हो। पर रामवती का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अचानक दूर कहीं से किसी के दौड़ने की आवाज आई, कदमों की ठप ठप, जो हवा के बीच से लहरती हुई कानों तक पहुंची। गुड़िया ने फौरन दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही निरंजन ने सांस छोड़ते हुए कहा, अम्मा, हाल बहुत खराब है। ऊपर वाले गांव की मंडियां टूट गई हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि हवा में बर्फ के दाने गोल गोल घूम रहे हैं। लगता है ओले बड़े बड़े पड़ेंगे। रामवती की आंखें फैल गईं। कहीं बाबा के खेत तक न पहुंच जाएं। निरंजन ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैंने काका को भी चौपाल जाते देखा, प्रधान से कुछ बात करनी। पर बाबा ऐसे मौसम में बाहर क्यों घूम रहे हैं? ठंड हड्डियों को तोड़ देती है। गुड़िया ने धीमे स्वर में कहा, बाबा खेत को देखे बिना चैन कहाँ पाएंगे भैया। और उसी समय घर की खिड़की से एक तीखी सी सीटी जैसी आवाज आई। पहला बड़ा झोंका। मिट्टी की दीवारें ऐसे कांपी जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें जोर से थपथपा दिया हो। खपरेल के कुछ टुकड़े गिरकर जमीन पर बिखर गए। निरंजन दहशत में खड़ा रह गया। अम्मा, ये हवा तो जैसे पहाड़ तोड़ देगी। रामवती ने उसे और गुड़िया दोनों को अंदर की ओर खींच लिया। दिए बुझा दो, खिड़कियां बंद कर लो, ये रात साधारण नहीं है। कैलाश और भूराराम प्रधान अभी भी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि अचानक हवा में एक धधकती गर्जना उठी, जोरदार, हिंसक और खतरनाक। लालटेन 3 बार हिली, कांपी और आग पूरी तरह बुझ गई। चौपाल अंधेरे में डूब गया। बिजली फिर चमकी और उसकी रोशनी में कुछ सेकंड के लिए सबने देखा कि हवा धूल को गोल गोल चक्रवात की तरह उठा रही थी। सतीश चिल्लाया, अरे ये हवा तो किसी तूफान जैसी हो गई है। हल्कू बोला, लगता है ओले इसी हवा के पीछे छिपे आएंगे। भूराराम प्रधान ने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की, सब लोग घर लौट जाओ, औरत बच्चों को अंदर रखो, ये हवा खतरनाक है। लेकिन उसी समय एक टूटी सी आवाज उठी, नहीं, ये हवा सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये विषम रात की पहली दस्तक थी। शिवदीन काका ने आसमान की ओर देखा। आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। अब नहीं रुकूंगा, खेत तक एक बार जाना पड़ेगा। भूराराम ने उनके हाथ पकड़कर बोले, काका, ये रात बाहर निकलने की नहीं, ओले की धार इंसान की चमड़ी काट देती है। पर शिवदीन की सांसों में अब सिर्फ एक ही शब्द बसे थे, फसल। और हवा धीरे धीरे पर खतरनाक तेवर के साथ पूरी रात को निगलने आ रही थी। गांव के ऊपर आसमान अब किसी काली चादर जैसा दिखने लगा था, घना, गुस्सैल और बिल्कुल अनजान। बिजली की लकीरें बीच बीच में आकाश को फाड़ देती और फिर अचानक सब कुछ उतने ही घने अंधेरे में डूब जाता। हवा ऐसी चल रही थी जैसे धरती के सीने से गर्म सांसें खींचकर फेंक रही हो। शिवदीन काका, जिनकी उम्र के पांव अब अक्सर लड़खड़ा जाते थे, उस रात चौपाल की मिट्टी पर खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पुराना पीपल बराबर की हवा से लड़ रहा हो, झुकता है लेकिन टूटता नहीं। काका ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो भूराराम प्रधान ने उनका हाथ पकड़ लिया। काका, जिद मत करो, खेत तक पहुंचने में तुम्हारी सांस चूक जाएगी, मौसम बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है। काका ने प्रधान की पकड़ ढीली करते हुए कहा, अगर किसान डरकर घर बैठ जाए ना भूराराम, तो फसल का भी भगवान भरोसा। चना अभी आया है, ओले पड़े तो बालियां चूर हो जाएंगी, मैं देख के ही लौटूंगा। भूराराम और कैलाश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों जानते थे कि शिवदीन की जिद कोई नहीं मोड़ सकता, चाहे हवा कितनी ही चीत्कार क्यों न कर रही हो। इसी बीच चौपाल के पीछे से रघुनंदन दौड़ता हुआ आया, कंबल उड़ता हुआ, बाल हवा में बिखरे, आंखों में दहशत की चमक। प्रधान जी, ऊपर वाले घाट में बड़का पेड़ गिर पड़ा, 4 घरों की टट्टियां टूट गईं, लोग बाहर निकलकर शरण ढूंढ रहे हैं। भोराराम की आंखें फैल गई। अब सबको सूचना देनी पड़ेगी, बच्चे बूढ़े को भीतर बिठाओ, कोई बाहर ना निकले।
कैलाश ने घबराते हुए कहा, प्रधान जी, हवा अब सीधी खेतों की तरफ मुड़ गई है। यह बहुत बुरी निशानी है। शिवदीन काका ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर कुछ जल रहा हो, कुछ टूट रहा हो और कुछ मजबूती से खड़ा भी हो। मैं घर को भी देख लूं और खेत को भी। उन्होंने अपनी जर्जर ऊनी चादर कसकर ओढ़ ली और ठहराव भरी कदमों से चौपाल से निकलने लगे। भुरा राम ने फिर पुकारा, काका अकेले मत जाओ। शिवदीन ने बिना पीछे मुड़े कहा, जिंदगी भर अकेले ही खेत बचाया है भुरा राम, आज की रात भी भरोसा नहीं छोड़ूंगा। निरंजन तेज हवा में चौपाल से वापस लौटते समय कई बार पगडंडी पर लड़खड़ा गया था। उसके कपड़ों पर धूल जम गई थी, माथा ठंड से जल रहा था। जैसे तैसे घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। रामवती ने तुरंत खोला। चल अंदर, बाहर तो जैसे मौत घूम रही है। निरंजन ने अंगीठी के पास बैठते हुए कहा, अम्मा, काका चौपाल पर ही थे, प्रधान से बात चल रही थी, पर हवा देखकर लगता है वो खेत जाने की सोच रहे हैं। रामवती की सांसें रुक गईं। ओ राम, इस ठंड में वो अपनी पराली टट्टर लेकर अकेले कैसे जाएंगे? गुड़िया जो कोने में बैठकर दिए की लौ बजा रही थी बोल पड़ी, अम्मा, भाभा ऐसे नहीं रुकेंगे। वो फसल को अपने बच्चों से भी ज्यादा मानते हैं। अगर बाहर ओले आने वाले होंगे तो वो खेत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रामवती ने घबराकर गुड़िया के सिर पर हाथ रखा। मुझे डर लग रहा है बिटिया, हवा कोई साधारण नहीं, देख तो खिड़की कैसे कांप रही है। खिड़कियों की खटखटाहट अब किसी और ही लय में चल रही थी, जैसे हवा हर जोड़ को उखाड़कर अलग कर देना चाहती हो। निरंजन बेचैनी में उठकर बोला, मैं जाकर काका को रोक लाऊं क्या? गुड़िया ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं भैया, दो लोग बाहर निकले तो अम्मा को कौन देखेगा, और इस हवा में तुम भी फंस जाओगे। रामवती ने आंसू रोकते हुए कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई नहीं। लेकिन रामवती के स्वर में दृढ़ता से ज्यादा बेबसी थी। अचानक आसमान ऐसा चमका कि पूरा गांव सफेद हो उठा। उसके तुरंत बाद एक गर्जना इतनी गहरी, इतनी भारी कि मिट्टी के घरों के चूल्हे तक थरथरा उठे। और फिर ओलों की पहली हल्की टप टप। आंगन की छत पर, टीन की पतरियों पर, खाली बाल्टी पर जैसे कोई लोहे की कीलें फेंक रहा हो। निरंजन के चेहरे का रंग उड़ गया। गुड़िया ने अपनी कांपती उंगलियों से दिया पकड़ लिया। रामवती ने घुटनों पर हाथ रखकर जमीन पर देखा, जैसे धरती से आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, अब बचाना तेरे हाथ में है। उधर बाहर शिवदीन काका हवा का सामना करते हुए गांव की गली से निकल रहे थे। ओले अभी छोटे थे, पर समय बहुत कम बचा था। उन्होंने अपनी लाठी जमीन में टिकाई, चादर चेहरे पर कस ली और खेत की दिशा में पैर बढ़ाया। बिजली फिर चमकी। काका की परछाई मिट्टी पर लंबी और अकेली पड़ी और उस चमक में लगा जैसे पूरा आसमान सिर्फ एक किसान की जिद को परखने के लिए साक्षी बन बैठा हो। गांव का आकाश अब पूरी तरह जंग के मैदान जैसा लग रहा था। काले बादलों के बीच बिजली की सफेद धारियां उतर रही थीं और हर चमक के बाद हवा और ज्यादा गुस्से में गर्जना करने लगती। मिट्टी की दीवारें हवा में कांप रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से धक्का दे दिया हो। और फिर आया वो क्षण जिसका इंतजार कोई नहीं करना चाहता था। पहला बड़ा ओला सीधे चौपाल के पास रखी पुरानी टीन की बाल्टी पर गिरा। ठक! ऐसी आवाज की चारों तरफ बैठे लोग उछल पड़े। इसके तुरंत बाद जैसे किसी ने बादलों को फाड़कर बर्फीली गोलियां बरसानी शुरू कर दी हो। ठक ठक टडर ठक। टीन की छतें सिहर उठीं। कुआं ढकने वाली लकड़ी की पट्टी जोर से हिली। नीम के पेड़ की शाखाएं टूट टूट कर गिरने लगीं। चौपाल में मौजूद भोलाराम प्रधान ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, या राम, यही डर था, अब कोई भी चीज बचाना मुश्किल है। कैलाश साहू ने ओलों की चोट से बचने के लिए अपनी शॉल सिर पर डाल ली। प्रधान जी, ये ओले तो कंकड़ जितना बड़े हैं, अगर ऐसे ही बरसे तो गेहूं चना सब मिट्टी हो जाएगा। शिवदीन काका चौपाल से निकलकर आधा रास्ता तय कर चुके थे। ओले अब उनके कंधों पर, पीठ पर और हाथों पर पड़ रहे थे। दर्द सीधे हड्डियों तक उतर रहा था, पर काका के कदम नहीं रुके। एक ओला उनके माथे पर लगा। ठप! तेज दर्द उठा, पर काका ने लाठी कस ली। हे धरती मैया, हिम्मत दे दे। उनकी चादर ओलों से भारी होती जा रही थी, पर आंखें सिर्फ खेत की दिशा में थीं, तनिक भी डगमगाए बिना। निरंजन ने खिड़की का एक कोना थोड़ा खोला ही था कि एक ओला जोर से आकर कांच के पास टकराया। टन! वो हड़बड़ाकर पीछे गिरा। अम्मा, खिड़की के पास मत जाओ, लगता है पहाड़ टूट कर गिर रहा है। रामवती ने घुटनों पर हाथ रखकर आसमान की आवाज सुनी। यह भगवान, क्या खेत बच पाएंगे?
क्या चना बच पाएगा? गुड़िया ने घर के दरवाजे पर से दिया उठाकर बीच कमरे में रख दिया। उसका छोटा सा चेहरा डर से नीला पड़ गया था। अम्बा, बाबा कहाँ होंगे? ऐसे मौसम में तो खड़े रहना भी मुश्किल है। निरंजन बेचैनी से घूमता रहा। काका अगर खेत चले गए होंगे तो उन्हें पकड़कर रोकने वाला कोई नहीं। हवा में कोई आवाज सुनाई भी नहीं देगी। इसी बीच छत से मिट्टी झरने लगी। इशारा कि ऊपर के टट्टर ओले सह नहीं पा रहे। रामवती ने तुरंत बच्चों को अपने पास खींच लिया। सब इधर आओ, दीवारों के पास मत रहना। घर अब हर ओले की चोट से थरथरा रहा था। आंगन के प्याऊ का पानी उछल उछल कर बाहर गिर रहा था। चूल्हे की लौ कांप रही थी, जैसे हर चोट पर डर से सिकुड़ रही हो। भोला राम प्रधान अब सख्त आवाज में सभी को आदेश दे रहे थे, कोई भी बाहर मत निकले, सब अपने घर बंद कर लो, ये ओले जानलेवा है। पर कुछ युवा किसान फूंक फूंक कर पूछ रहे थे, प्रधान जी, अगर फसल मिट्टी हो गई तो हम क्या करें? भोला राम ने गुस्से से नहीं बल्कि मजबूरी से कहा, जान रहेगी तभी खेत बचेंगे, अभी कुछ भी मत करो। लेकिन शिवदीन ये सुन ही नहीं पाए। उनका मन एक ही दिशा में था, अपने खेत की ओर, अपनी संतान की ओर। काका पगडंडी के उस मोड़ तक पहुंच चुके थे जहां से खेत साफ दिखते थे, लेकिन आज खेत दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ सफेद चादर जैसी बर्फीली गोलियां जो हर सेकंड जमीन पर गिरकर उछल रही थीं। ओले अब मूंगफली जितने बड़े हो चुके थे। एक काका के कंधे पर गिरा, वे लड़खड़ा गए लेकिन संभल गए। ना, अभी नहीं रुकूंगा, अभी नहीं। उनके हाथों की लाठी ओलों से बचती रही, पर उनका इरादा नहीं टूटा। खेत की मेड़ तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। हवा कपड़ों के भीतर घुसकर जैसे चाकू से काट रही थी। पराली और टट्टर वहीं कोने में ढेर थे, भीगे हुए, उड़ते हुए। काका ने पराली का गट्ठर कंधे पर रखा ही था कि एक बड़ा ओला सीधा उनके बाजू पर लगा। धप! दर्द इतना तेज था कि काका का हाथ सुन्न हो गया, लेकिन उनके होंठों से निकला सिर्फ एक शब्द था, जैसी तेरी मर्जी धरती मियां, तू देखना, मैं हार नहीं मानूंगा। ओलों की बारिश अब तूफानी मशीन गन जैसी लग रही थी। टर ठक ठक ढप टन टर। लेकिन उसी बीच उनकी धुंधली आंखों ने कुछ महत्वपूर्ण देखा। कुछ पौधे अभी भी खड़े हुए थे। चना की कोपल हवा से लड़ते हुए झुककर भी टूट नहीं रही थी। काका का दिल धड़क उठा। अभी उम्मीद जिंदा है। ये रात अब अपनी असली क्रूरता दिखाने वाली थी। ओले और बड़े होंगे, हवा और हिंसक होगी, और शिवदीन काका की परीक्षा अब शुरू हुई थी। ओलों की मार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि लगता था आकाश फटकर बरस रहा है। हर गिरता ओला किसी नई चोट की तरह घरों, गलियों, पेड़ों, टट्टों सब पर पड़ रहा था। मिट्टी की दीवारें हवा में कांप रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से धक्का दे दिया हो। और फिर उसी सफेद आंधी के बीच शिवदीन काका अपने खेत की मेड़ पर खड़े थे, कांपते हुए, डगमगाते हुए, पर हार से कोसों दूर। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली और फिसलन भरी थी। कपड़ों में भीगा पानी हड्डियों तक घुस चुका था। ओले सिर पर पड़ते तो वो चादर से बचाने की कोशिश करते, पर हर बार चादर का किनारा हवा उड़ा ले जाती। फिर भी काका ने पराली का एक एक गट्ठर उठाया और खेत के अलग अलग हिस्सों पर बिछाने लगे। ओलों की चोट उनके पीठ पर पड़ती, वो दांत भींच लेते। हवा उन्हें धकेलती, वे मेड़ पकड़कर फिर उठ जाते। उनकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, उनकी फसल, उनकी मेहनत। चौपाल में खड़े भोलाराम प्रधान ओलों की तेज मार को देखकर परेशान हो उठे। कैलाश, तू अपने लड़कों को भेज, जरा देख तो ले, काका खेत की तरफ गए हैं या लौट आए हैं? कैलाश हड़बड़ा गया। प्रधान जी, इस तूफान में कौन बाहर जाएगा? हवा आदमी को उड़ा देगी। पर प्रधान का चेहरा चिंता से सफेद पड़ गया था। काका अगर खेत तक गए होंगे तो लौटना मुश्किल होगा। उनकी टांगें कमजोर हैं, सांस भी कम पड़ती है। पास खड़े सतीश बोला, अगर काका गिर गए तो हवा तो खड़े आदमी को भी गिरा सकती है। रघुनंदन ने डरते हुए कहा, मैंने अभी अभी मंदिर वाली गली तक देखा, वहां भी बर्फ की चादर जम रही है। प्रधान भोलाराम ने माथा पकड़ लिया। हे देव, तूफान नहीं मुसीबत आया है। रामवती चिंता में किवाड़ के पास बैठी थी।
उनकी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं, मानो उम्मीद कर रही हों कि शिवदीन अभी अंदर कदम रखते हैं और बोलें, रामवती डर काहे को, खेत ठीक है। पर हर बार हवा की चीख ही जवाब दे दी। निरंजन मुट्ठियां भींचकर इधर उधर टहलता रहा। अम्मा, अगर बाबा खेत में हैं तो उन्हें कुछ हो भी सकता है, ये ओले किसी की जान ले सकते हैं। रामवती की आंखें लाल हो गईं। तू जाकर देख निरंजन। आवाज कांपती हुई पर आदेश की तरह निकली। निरंजन रुक गया। अम्मा, हवा में मैं 2 कदम भी नहीं चल पाऊंगा। बाबा की जिद तो ठीक है, पर अगर हम दोनों फंस गए तो गुड़िया अकेली रह जाएगी। गुड़िया चुपचाप दिया पकड़े खड़ी थी, पर उसके हाथ भी कांप रहे थे। भैया, बाबा को वापस लाना जरूरी है। अगर वे अकेले हैं तो उन्हें कोई आवाज भी नहीं सुनाई देगी। निरंजन ने अपनी बहन की आंखों में देखा। डर भी था और अपने पिता के लिए अटल विश्वास भी। वो धीरे से बोला, अम्मा, आपका वरदान चाहिए, मैं काका को लाने जाऊंगा। रामवती की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। जैसा तेरी मर्जी, पर भगवान साथ हो। ओलों की मार अब किसी दैत्य के क्रोध जैसी बरस रही थी। आसमान सफेद चिंगारियों से भरा था। मिट्टी पानी के साथ गाढ़ी कीचड़ में बदल चुकी थी और चारों तरफ ऐसा गूंजता शोर कि इंसान की आवाज हवा में घुटकर रह जाए। पर उसी बर्फीली गर्जना के बीच शिवदीन काका अपने खेत की मेड़ पर खड़े थे, कांपते हुए, डगमगाते हुए, पर हार से कोसों दूर। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली और फिसलन भरी थी। कपड़ों में भीगा पानी हड्डियों तक घुस चुका था। ओले सिर पर पड़ते तो वे चादर से बचाने की कोशिश करते, पर हर बार चादर का किनारा हवा उड़ा ले जाती। फिर भी काका ने पराली का एक एक गट्ठर उठाया और खेत के अलग अलग हिस्सों पर बिछाने लगे। ओलों की चोट उनके पीठ पर पड़ती, वो दांत भींच लेते। हवा उन्हें ढकेलती, वे मेड़ पकड़कर फिर उठ जाते। उनकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, उनकी फसल, उनकी मेहनत। दूर से निरंजन ने एक परछाई को गिरते हुए देखा। दिल धक से बैठ गया। बाबा! वो दौड़कर आगे बढ़ा। वो काका तक पहुंचा, उन्हें पकड़ा। बाबा, उठो बाबा, मैं आ गया हूं। काका ने आंखें खोली और कमजोर मुस्कान दी। अरे बेटा, तू आ गया। निरंजन ने उन्हें गले लगा लिया। बाबा, अब नहीं, अब चलो घर, मैं ले चलूंगा। पर शिवदीन की उंगलियां पराली और टट्टर की तरफ उठी। पहले इसे बांध दे, फसल बच जाएगी, पहले खेत। प्रधान भोलाराम, सतीश और हल्कू भी वहां पहुंच गए। भोलाराम बोले, काका, ये जंग अकेलेगी नहीं, चलो घर चलो। शिवदीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, फसल बच जाएगी क्या? निरंजन ने कहा, बाबा, आप बचकर घर आ जाओ, बाकी खेत हम सब मिलकर संभाल लेंगे। सतीश और हल्कू ने मिलकर आखिरी बचे हुए हिस्से को पराली और टट्टर से ढक दिया, अपनी जान की बाजी लगाकर। उसी क्षण बिजली चमकी और धीरे धीरे ओलों की आवाज कम होने लगी। प्रधान भोलाराम चिल्लाए, रुको, शायद तूफान टूट रहा है। घर में गुड़िया अभी भी दिया पकड़े बैठी थी। अम्मा, जब तक बाबा लौट नहीं आते ये दिया नहीं बुझेगा। उसकी मासूम आवाज रात की सबसे ताकतवर प्रार्थना जैसी थी। सब मिलकर शिवदीन काका को साध कर घर ले गए। उनकी हालत बहुत खराब थी, पर सांसें चल रही थीं। काका ने आंखें खोलीं और गुड़िया को देखकर मुस्कान दी। मेरी बिटिया, तेरा दिया ही मुझे घर लाया था। अगली सुबह पूरा खेत सफेद था, पर जहां काका ने रात भर पराली से ढका था, वहां पौधे झुके जरूर थे, लेकिन टूटे नहीं थे। हरियाली अभी भी खड़ी थी। भोलाराम प्रधान ने शिवदीन की पीठ थपथपाई। काका, आपकी जिद ने सिर्फ आपकी फसल नहीं बचाई, पूरे गांव को उम्मीद दी है। निरंजन, जो पहले शहर जाना चाहता था, ये देखकर घुटनों पर बैठ गया और बोला, बाबा, मैं शहर जाना चाहता था, कहता था खेती में कुछ नहीं रखा, पर आज समझ आया ये मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, घर है, हमारी पहचान है। शिवदीन काका ने निरंजन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तूफान जब आता है ना, तो सिर्फ उजाड़ता नहीं, सीख देता है कि किसके साथ खड़े रहना है, कब गिरना है और कब
उठ खड़ा होना है। पूरा गांव एक परिवार की तरह एकजुट हुआ और बचे हुए हिस्सों को संभालने तथा फिर से बुआई करने के लिए निकल पड़ा। कहानी का संदेश ये है कि किसान कभी हारता नहीं, वो टूटता है पर फिर मिट्टी से उठकर नए बीज के साथ नई शुरुआत करता है।